रात के शायद 1:30 या 2 बज रहे थे। गर्मी इतनी थी कि पंखे की हवा भी तवे की तरह गर्म लग रही थी। नींद तो वैसे भी मेरी आंखों से कई सालों से रूठी हुई थी। आज इस उमस में रही सही कसर भी पूरी कर दी। मैं एक पुरानी सूती नाइटी पहने अपनी छोटी सी रसोई में पानी पीने आई। फ्रिज से बोतल निकाली ही थी कि मेरे फोन की स्क्रीन जली। साथ में एक हल्की सी टिंग की आवाज हुई। मैंने टाइम देखा। इस वक्त किसका मैसेज आ सकता है? मैंने स्क्रीन अनलॉक की। व्हाट्सएप पर मैसेज था, राहुल का। राहुल, मेरे ठीक बगल वाले कमरे में किराए पर रहने वाला वो 25 साल का लड़का। हमारे कमरों के बीच में बस बालकनी की एक छोटी सी आधी दीवार का फासला था। मैसेज में लिखा था, भाभी अभी तक सोई नहीं? या मेरी तरह आपको भी आज कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है? मैंने मैसेज पढ़ा और मेरा खून खौल गया। ये कल का लौंडा मुझे रात के 2 बजे ऐसे मैसेज कर रहा है। मैंने गुस्से से अपनी बालकनी की खिड़की की तरफ देखा। वहां अंधेरा था, पर मुझे बालकनी की उस आधी दीवार के पास एक परछाई दिखी। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसकाया। वो अपनी बालकनी में खड़ा था, बिना शर्ट के, लोअर पहने हुए। उसके हाथ में फोन था और स्क्रीन की रोशनी में उसका पसीने से भीगा हुआ शरीर साफ चमक रहा था। उसने मुझे पर्दे के पीछे से झांकते हुए देख लिया, बल्कि उसने अपना फोन हिलाया जैसे कह रहा हो, रिप्लाई तो करो। और फिर उसने बहुत ही बेशर्मी से एक हल्की सी स्माइल दी। मैं एक 34 साल की विधवा थी। 4 साल पहले मेरे पति गुजरे थे। दुनिया के लिए मैं बस एक बेचारी थी, जिसे देखकर लोग या तो तरस खाते थे या गंदी नीयत से घूरते थे। पर उस रात उस 25 साल के लड़के की इस हल्की सी बदतमीजी ने, इस बेबाकी ने मुझे गुस्सा कम दिलाया और हैरान ज्यादा किया। उसने मुझे बेचारी नहीं समझा। उसने मुझे बस एक औरत समझा जिसे गर्मी लग रही थी। मैंने तुरंत पर्दा गिरा दिया। मेरा गला सूख रहा था। मैंने एक सांस में आधा पानी पी लिया। मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। पर उस रात 4 साल बाद पहली बार मुझे सच में गर्मी लग रही थी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक जवान लड़के के ऐसे मैसेज पर भड़क कर उसके घर क्यों नहीं गई। चलिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूं। मेरा नाम मीरा है। पति के जाने के बाद ससुराल वालों के ताने और रिश्तेदारों की झूठी हमदर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं वो सब छोड़ छाड़ कर इस नए शहर आ गई। यहां एक स्कूल में पढ़ाने लगी और ये छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मुझे लगा यहां शांति मिलेगी, पर शांति के ठीक बगल में ही तूफान रहता था, राहुल। जब मैं यहां शिफ्ट हुई तो पहले ही दिन वो मेरे दरवाजे पर आ गया, हाथ में एक खाली कटोरी लिए। नमस्ते, मैं राहुल, पड़ोस में रहता हूं। वो चीनी खत्म हो गई है, चाय बनानी थी। उसने एक मासूम सी स्माइल देकर कहा। मैंने उसे चीनी दे दी। मुझे लगा बात खत्म, पर नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। वो एक टिपिकल बैचलर था। कभी चीनी, कभी पत्ती, कभी टमाटर मांगने आ जाता। भाभी, आज कुकर में दाल जल गई, क्या आपके यहां से 2 रोटियां मिल जाएंगी? मैं उसे रोटियां दे देती। वो लड़का था ही ऐसा, बातूनी और चुलबुला। एक दिन संडे था। मैं अपनी बालकनी में खड़ी कपड़े सुखा रही थी। वो भी अपनी बालकनी में आ गया। बीच में बस वो 3 फुट की दीवार थी। भाभी, आप सारा दिन काम करती हो, थकती नहीं? उसने अपनी बालकनी की दीवार पर कोहनी टिकाते हुए पूछा। काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। अरे तो मुझे बता दिया करो ना। मार्केट से सब्जी लानी हो, बिजली का बिल भरना हो, मैं ले आऊंगा। वैसे भी खाली बैठा रहता हूं। तुम काम क्या करते हो? मैंने पूछ लिया। सॉफ्टवेयर कंपनी में हूं भाभी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मतलब घर बैठकर लैपटॉप पर खटर पटर। पर सच बताऊं, लैपटॉप से ज्यादा मुझे पड़ोसियों पर नजर रखना पसंद है, उसने हंसते हुए कहा। मैं ठिठकी। मैंने उसे घूर कर देखा। मेरा मतलब है, पड़ोसियों का ख्याल रखना पसंद है। उसने तुरंत बात पलट दी, पर उसकी आंखों की वो शरारत छुप नहीं पाई। मैं अंदर आ गई।
ये लड़का सीधा तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसकी ये हरकतें मुझे बुरी नहीं लगती थी। वो उन आदमियों से बेहतर था जो हमदर्दी के नाम पर मुझे घूरते थे। कम से कम राहुल जो भी था मुंह पर था। धीरे धीरे हमारी बालकनी वाली बातें आम हो गई। मैं शाम को चाय लेकर बालकनी में आती तो वो भी वहां अपनी कॉफी लिए हाजिर हो जाता। वो अपनी ऑफिस की बातें बताता, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई करता, और मैं जो पिछले 4 साल से बस अपने आप से बातें कर रही थी, मैं उसे सुनती। एक शाम उसने मुझसे पूछ लिया, भाभी आप हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी हंस भी लिया करो। हंसने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। मैंने एक सूखी सी स्माइल दी। वजह तो बहुत है। देखो मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई। बॉस रोज गालियां देता है। मकान मालिक किराया बढ़ाने की धमकी दे रहा है। फिर भी मैं हंसता हूं। तुम पागल हो इसलिए। मैंने तंज कसा। पागल तो हूं भाभी। उसने मुझे देखा। पर सही बताऊं, कभी कभी रात को मुझे भी बहुत अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में। उसकी इस बात ने सीधा मेरे दिल पर चोट की। वो 25 साल का था और मैं 34 की। पर अकेलापन तो दोनों का एक ही था। मैंने उससे पूछा, तो तुम क्या करते हो जब अकेलापन लगता है? वो अचानक हंसा। उसकी आंखों में वो कमीनी सी चमक आ गई। कुछ नहीं भाभी, फोन में कुछ खास वीडियो देख लेता हूं। जो असल जिंदगी में नहीं मिलता वो स्क्रीन पर देखकर काम चला लेता हूं। उसमें आंख मारी। मैं झेप गई। मेरा चेहरा लाल हो गया। बेशर्म हो तुम एक नंबर के। अरे भाभी, इसमें बेशर्मी क्या है? इंसान हूं, रोबोट थोड़ी। वैसे आप कहो तो मैं फोन छोड़ दूं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मर्जी। मैंने मुंह फेर लिया। क्योंकि मेरी मर्जी तो आपके हाथ में है ना भाभी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। मैं पलटी। वो मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मजाक नहीं था। वो मुझे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने बिना कुछ बोले अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद से मुझे एहसास हो गया था कि हमारे बीच की वो दीवार अब सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं रही थी। उसमें कुछ और भी पनप रहा था। दोस्तों, जब एक अकेली औरत को कोई हंसाने वाला मिल जाए तो वो उसके लिए किसी जादू से कम नहीं होता। राहुल की यही बेबाकी मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। अगर आपको भी राहुल का ये मुंहफट अंदाज पसंद आ रहा है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दें। गर्मियों का मौसम था। एक दोपहर अचानक मौसम बदला और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने बालकनी में बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। मैं भागकर बालकनी में गई कपड़े उतारने। तेज हवा चल रही थी और बौछारें सीधी बालकनी में आ रही थी। 2 मिनट में ही मैं पूरी तरह भीग गई। मेरी सूती साड़ी मेरे बदन से चिपक गई थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी कि तभी राहुल भी अपनी बालकनी में आ गया। वो शायद नहाकर निकला था। उसके कंधे पर एक तौलिया था और उसने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना था। उसने मुझे देखा। मैं उस वक्त उस हालत में थी जहां कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि कोई पराया मर्द उसे देखे। मेरे कपड़े पूरी तरह से मेरे शरीर पर चिपके हुए थे। मैं ठिठक गई। मैंने जल्दी से एक चादर अपने ऊपर लपेटने की कोशिश की, पर उसने नजरें नहीं चुराईं। वो वहीं अपनी बालकनी की दीवार के पास खड़ा रहा। वो अपने तौलिए से अपने बाल पोंछ रहा था, पर उसकी नजरें सीधा मुझ पर गड़ी हुई थी। क्या देख रहे हो? मैंने अपनी साड़ी ठीक करते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहा। वो अपनी दीवार के और करीब आ गया। अब हमारे बीच बस मुश्किल से एक हाथ का फासला था। सोच रहा हूं भाभी, उसने बहुत आराम से कहा। ये बारिश का पानी भी बड़ा किस्मत वाला है। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां ये बिना इजाजत पहुंच जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल, अपनी जुबान संभालो, मैंने कहा, पर मेरी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैं तो संभाल ही रहा हूं भाभी। वो थोड़ा और झुका। उसकी बॉडी की वो कसी हुई नसें बारिश में और भी साफ दिख रही थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ठंड से नहीं, उसके देखने के तरीके से। तुम अंदर जाओ, मैंने कहा और बाकी कपड़े छोड़कर अंदर भाग आई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने खुद को देखा। 4 साल हो गए थे।
मैंने कभी खुद को उस नजर से नहीं देखा था जिस नजर से आज राहुल ने देखा था। क्या मैं सच में इतनी बुरी नहीं दिखती? क्या एक 25 साल का लड़का सच में मुझ जैसी 34 साल की विधवा में इंटरेस्ट ले सकता है? या वो सिर्फ मेरी मजे ले रहा था? पर वो जो भी था, उस बारिश की दोपहर ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना अब मेरे बस की बात नहीं लग रही थी। उसी रात की बात है। बारिश अभी भी हो रही थी। अचानक पूरे इलाके की बिजली कट गई। मेरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं हड़बड़ाकर उठी। मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। मैं मोमबत्ती ढूंढने के लिए अंधेरे में टटोल रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। भाभी, भाभी आप ठीक हो? बाहर से राहुल की आवाज आई। मैंने जाकर दरवाजा खोला। वो सामने खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी। लाइट चली गई है, मुझे लगा आप डर गई होंगी, उसने कहा। हाँ, वो मुझे मोमबत्ती नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं अपनी वाली दे देता हूं। वो अंदर आ गया। उसने मोमबत्ती जलाई और उसे टेबल पर रख दिया। मोमबत्ती की पीली रोशनी में कमरा अजीब सा लग रहा था। मैं बैठ जाऊं? मेरे रूम में बहुत गर्मी है, उसने पूछा। हाँ, बैठ जाओ। मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया। मैं भी वहीं एक कोने में बैठ गई। वो दूसरे कोने पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक भारी सन्नाटा। भाभी, उसने वो सन्नाटा तोड़ा। इस अंधेरे में तो भूत भी आ जाए तो मैं उसे डराकर भगा दूं, पर आज मुझे डर लग रहा है। क्यों? मुझसे डर लग रहा है? मैंने हल्का सा मजाक किया। वो अपनी जगह से खिसक कर मेरे थोड़ा करीब आ गया। हाँ, क्योंकि भूत तो सिर जान लेता है भाभी, पर आप तो ईमान ले लोगी। मेरी सांसें अटक गईं। वो मेरे इतना करीब आ गया था कि मुझे उसके परफ्यूम की महक आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हटने वाली थी, पर उसने मेरे चेहरे पर गिरे हुए मेरे गीले बालों को धीरे से मेरे कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों का वो स्पर्श मेरे गर्दन पर, मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। 4 साल, पूरे 4 साल बाद किसी मर्द ने मुझे ऐसे छुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे कस के पकड़ लूं। मैं वो सारी हदें तोड़ दूं जो समाज ने मुझ पर लाद रखी थी। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था। एक बहुत गहरी, भूखी सी प्यास थी। भाभी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप भी चाहती हो ना? उसका हाथ मेरी गर्दन से होता हुआ मेरे कंधे पर आ गया। दोस्तों, उस अंधेरे कमरे में जब एक 25 साल के जवान लड़के का गर्म हाथ मेरे कंधे पर पड़ा तो मेरे सारे उसूल, सारी मर्यादाएं टूटने लगी थी। एक तरफ मेरी उम्र थी, मेरा विधवा होने का कलंक था, और दूसरी तरफ मेरी वो शारीरिक भूख थी जो आज एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। सच बताऊं, उस अंधेरे कमरे में जब उस 25 साल के लौंडे का गर्म हाथ मेरे कंधे पर पड़ा था तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बाहर बारिश का शोर था और अंदर मेरे शरीर की नसें फड़क रही थीं। 4 साल से किसी मर्द ने मुझे ऐसे छुआ तक नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने अपना सिर हल्का सा पीछे किया ताकि उसका हाथ मेरी गर्दन को और छू सके। मेरा बदन पसीने से चिपचिपा हो रहा था। मैं तैयार थी। मुझे लगा अब वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा और मुझे पलंग पर गिरा देगा, लेकिन अचानक उसका हाथ मेरे कंधे से हट गया। मैंने झटके से आंखें खोली। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैंने देखा वो मुझसे 2 कदम पीछे हट चुका था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हो। क्या हुआ? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। आवाज इतनी भारी थी कि मुझे खुद अपनी आवाज नहीं लगी। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी टॉर्च उठाई। भाभी, उसने बहुत ही शांत और भारी आवाज में कहा, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूं जो इस अंधेरे और आपकी इस हालत का फायदा उठाऊं। मुझे पता है आप अभी कमजोर पड़ रही हों। मुझे एक पल के लिए बहुत शर्म आई। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे आईना दिखा दिया हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते रुका और मुड़कर बोला, मैं आपको चाहता हूं, ये बात सच है, पर जिस दिन आप खुद मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर
अंदर से कुंडी लगाओगी, उसी दिन कुछ होगा, इस तरह अंधेरे में छिपकर नहीं। उसने दरवाजा खोला और चला गया। मैं वहीं चारपाई पर धराम से बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी नजर में उसकी जो आवारा वाली इमेज थी वो टूटकर बिखर चुकी थी। अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हवस नहीं, इज्जत और एक गहरा खिंचाव पैदा हो गया था। उस रात के बाद हमारे बीच की वो दीवार तो जैसे टूट ही गई थी। अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, आंखों ही आंखों में बातें होने लगी थी। वो मेरी बहुत मदद करने लगा था। बाजार से भारी सामान लाना हो या सिलेंडर बदलवाना हो, वो बिना बोले कर देता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तेज बुखार था, बदन ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने लाठियों से पीटा हो। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राहुल को पता चला तो वो सीधा मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे माथे पर गीली पट्टियां रखी, रसोई में जाकर अपने हाथों से खिचड़ी बनाई और मुझे खिलाई। वो मेरे माथे पर बाम रगड़ रहा था। उसकी उंगलियों में जो एक नरमी थी वो मुझे अंदर तक सुकून दे रही थी। राहुल, मैंने कमजोर आवाज में पूछा, तू मेरा इतना ख्याल क्यों रखता है? मैं तो तेरी कुछ लगती भी नहीं। उसने बाम की डिब्बी बंद की और हंसते हुए बोला, अरे भाभी, ये तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या मतलब? मैंने आंखें सिकोड़ी। वो अपनी उसी कमीनी स्माइल के साथ बोला, मतलब ये कि अभी आपकी सेवा कर रहा हूं। क्या पता कल को रिटर्न में कुछ बहुत ही तगड़ा और मीठा मिल जाए। आखिर मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। मैंने उसकी बाह पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। कमीने, तू कभी नहीं सुधरेगा। सीरियस बात में भी तुझे अपनी घटिया बातें घुसानी है। अरे भाभी, ये घटिया कहाँ है? ये तो कॉमर्स का सीधा सा रूल है। वो ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी इस बेबाक बातों ने मेरा बुखार भी जैसे आधा कर दिया था। मुझे उसके साथ बहुत हल्का और सुरक्षित महसूस होता था। कुछ दिन बाद की बात है। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान पर गई थी। वहां एक 55 से 60 साल का बुढ़ा रहता था, वर्मा जी। उसकी नजरें बहुत ही गंदी थी। वो हमेशा औरतों को ऐसे घूरता था जैसे उन्हें कपड़ों के आर पार देख रहा हो। मैं सामान ले रही थी, तभी वर्मा जी मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने जानबूझकर अपना कंधा मेरे कंधे से रगड़ा। मुझे इतनी घिन आई कि मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उन्हें घूरा। ये क्या बदतमीजी है वर्मा जी, दिखाई नहीं देता क्या? वो बुढ़ा बेशर्मों की तरह दांत निकालकर बोला, अरे मीरा जी, गलती से लग गया। वैसे भी इतनी भरी पूरी जवानी लेकर चलोगी तो कोई भी टकरा जाएगा। अकेली रहती हो, कभी हमें भी सेवा का मौका दो। मेरे आंखों में आंसू आ गए अपमान से। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक जोरदार धक्का वर्मा जी को लगा। वो सीधा जाकर दुकान के काउंटर पर गिरे। राहुल खड़ा था वहां। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी गर्दन की नसें तनी हुई थीं। उसने आगे बढ़कर वर्मा जी का कॉलर पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा दिया। बुढ़े! राहुल दहाड़ा, अगर आज के बाद तेरी ये सड़ी हुई आंखें मेरी भाभी पर उठी ना, तो आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, समझ में आया? तेरी वो उम्र है जहां तुझे राम राम करना चाहिए, और तू यहां? अगली बार दिखा तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। वर्मा जी डर के मारे कांपने लगे और वहां से दुम दबाकर भाग गए। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने मेरा थैला उठाया और बोला, चलिए भाभी। रास्ते में हम चुप थे। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। आज तक किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। ससुराल वालों ने मुझे डायन कहा, पड़ोसियों ने ताने दिए, पर इस 25 साल के लड़के ने आज भरे बाजार में मेरी इज्जत के लिए एक बुढ़े पर हाथ उठा दिया था। घर पहुंचकर मैंने उससे कहा, राहुल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उम्र में बड़ा है, बात बढ़ जाती। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। भाभी, जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी नजर में कुत्ता है, और कुत्तों की कोई उम्र नहीं होती। आप मेरी जिम्मेदारी हो। आप मेरी जिम्मेदारी हो। इन 4 शब्दों ने मेरे दिल पर जो वार किया था, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है।
दोस्तों, जब कोई लड़का आपके लिए दुनिया से लड़ जाए तो एक औरत का दिल उसके लिए अपने आप खुल जाता है। राहुल की इस हरकत ने मेरे अंदर की सारी झिझक खत्म कर दी थी। अगर आपको राहुल का ये रूप पसंद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करें। देखते देखते 5 महीने बीत गए। दिवाली का त्योहार आ गया। पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी। आसपास के सारे किराएदार अपने अपने घर, अपने गांव चले गए थे। सिर्फ मैं और राहुल बिल्डिंग में अकेले थे। उसे किसी प्रोजेक्ट की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी और मेरा तो कोई घर था ही नहीं जहां मैं जाती। दिवाली की शाम थी। मैंने नहाकर एक लाल रंग की सूती साड़ी पहनी। आज मैंने बहुत दिनों बाद आंखों में गाढ़ा काजल लगाया था और बालों को खुला छोड़ा था। मैंने राहुल के लिए खीर और पूड़ी बनाई थी। रात के 9 बज रहे थे। बाहर पटाखों की आवाजें आ रही थी। मैंने प्लेट में खाना निकाला। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। आज मुझे फैसला करना था। मुझे उसकी वो बात याद आ रही थी, जिस दिन आप खुद मेरे कमरे की कुंडी लगाओगी। मैंने एक गहरी सांस ली और खाने की प्लेट लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दरवाजा आधा खुला था। मैंने पैर से दरवाजे को धक्का दिया। राहुल बिस्तर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना था। ऊपर का बदन नंगा था। उसके माथे पर पसीने की चमक थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। मुझे उस लाल साड़ी में देखकर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। उसकी पलकें झपकना बंद हो गई थीं। मैं चुपचाप अंदर गई। मैंने खाने की प्लेट टेबल पर रखी। फिर मैं वापस मुड़ी और मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। खट! वो आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज गूंजी। राहुल लैपटॉप को साइड में रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल था और एक भूखी सी प्यास भी। भाभी, ये कुंडी। उसका गला सूखा हुआ था। तूने ही कहा था ना राहुल। मेरी आवाज कांप रही थी, पर मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि जिस दिन मैं खुद दरवाजा खटखटाकर अंदर आऊंगी और कुंडी लगाऊंगी। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। हमारे बीच अब कोई दीवार नहीं थी। आज दिवाली है राहुल, और मुझे अब और अंधेरे में नहीं रहना। राहुल ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर दीवार से लगा दिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरे हाथ की चूड़ियां खनक उठी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। भाभी, वो मेरे कान के पास फुसफुसाया। बहुत तड़पाया है आपने। आज कोई शराफत नहीं दिखाऊंगा। मुझे शराफत चाहिए भी नहीं। मैंने भी अपने अंदर की 4 साल की प्यास को बाहर आने दिया और फिर उसने मुझे चूम लिया। वो कोई फिल्मी या सॉफ्ट किस नहीं था। उसमें एक जानवरों जैसी भूख थी। उसके होंठ मेरे होंठों को ऐसे चूस रहे थे जैसे मैं कोई पानी का झरना हूं और वो रेगिस्तान का प्यासा। मैंने भी अपने दोनों हाथ उसकी नंगी पीठ पर कस लिए। मेरे नाखून उसकी चमड़ी में गड़ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था। उसने मुझे झटके से गोद में उठा लिया। मेरी साड़ी का पल्लू कब जमीन पर गिरा मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और वो मेरे ऊपर आ गया। राहुल, मेरे मुंह से एक लंबी आह निकली। बाहर आसमान में पटाखे फूट रहे थे और अंदर उस छोटे से कमरे में 4 साल का सूखा खत्म हो रहा था। उस रात वहां कोई 34 साल की विधवा या 25 साल का लड़का नहीं था। उसने मेरी साड़ी के हर एक फोल्ड को ऐसे खोला जैसे वो कोई खजाना लूट रहा हो। पसीने की चिपचिपाहट, चारपाई की चरमराने की आवाजें और मेरी सिसकियां। उस रात उस कमरे में सब कुछ बहुत ही रॉ और असली था। मैंने उस रात वो सब महसूस किया जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी। मैं राहुल की मजबूत बाहों में उलझी हुई थी। मेरा सिर उसकी छाती पर था। रात की थकान की वजह से मेरा पूरा बदन टूट रहा था, पर एक अजीब सा सुकून भी था। तभी राहुल की आंख खुली। उसने मुझे देखा और मेरे माथे को चूम लिया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जान?
ये शब्द सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और डर भी। मैं उठकर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी खुद पर लपेटी। रात का नशा अब उतर रहा था और हकीकत सामने खड़ी थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। वो उठकर मेरे पास बैठ गया। राहुल, ये जो कल रात हुआ ये गलत था। मैं नजरें चुरा रही थी। इसमें गलत क्या था मीरा? हम दोनों ने अपनी मर्जी से किया। उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था। पर हमारी उम्र देख राहुल, तू 25 साल का है, मैं 34 की हूं। मैं एक विधवा हूं। मेरे अंदर का डर बाहर आ रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मीरा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कल रात जो हुआ वो सिर्फ हवस नहीं थी। मैं सच में तुम्हें चाहता हूं। शादी? ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू पागल हो गया है? मैं चिल्लाई। तुझे पता है समाज क्या कहेगा? लोग मुझ पर थूकेंगे कि मैंने एक जवान लड़के को फंसा लिया। मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मार देंगे। और 10 साल बाद का सोच राहुल, जब तू 35 का होगा, एकदम जवान, तब मैं 44 की हो जाऊंगी। तब तू मुझे छोड़ देगा किसी जवान लड़की के लिए। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने मुझे कंधों से पकड़कर हिलाया। मीरा, चुप हो जाओ। मैं वो घटिया आदमी नहीं हूं जो उम्र देखकर प्यार करे। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं आज ही तुम्हारे साथ कोर्ट में जाकर शादी करने को तैयार हूं। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो सच में मुझसे शादी करना चाहता था। पर मैं डरी हुई थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में भाग आई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गई। एक तरफ वो लड़का था जिसने मुझे मेरे अंधेरे से निकाला, मुझे फिर से जीना सिखाया, मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया। वो मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ा था। और दूसरी तरफ ये जालिम समाज था। ये उम्र का 9 साल का फासला था। दोस्तों, मेरी हवस और मेरा अकेलापन तो उस रात मिट गया। पर अब मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गई हूं। राहुल मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है और कह रहा है कि अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो वो इसे तोड़ देगा। मेरा दिल कहता है कि मैं सारी दुनिया की परवाह छोड़कर उसकी बाहों में चली जाऊं। पर मेरा दिमाग कहता है कि ये रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा और आखिर में मैं ही बर्बाद होऊंगी। मैं क्या करूं? क्या उम्र का फासला सच में प्यार से बड़ा होता है? क्या एक 34 साल की विधवा को हक है कि वो एक 25 साल के लड़के से शादी करके अपनी नई दुनिया बसाए? मुझे आपके सहारे की सख्त जरूरत है। मुझे कमेंट्स में बताइए कि मुझे दरवाजा खोलकर उसे अपना लेना चाहिए या बिना कुछ बताए इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। अगर आपको मेरी ये उलझन और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं जल्द लौटूंगी अपनी जिंदगी के इस फैसले के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।